बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर एंजाइम्स। उसका सेकंड लेक्चर हम लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एंजाइम्स क्या हैं, कोफैक्टर क्या हैं, एंजाइम्स की डिफरेंट जो टाइप्स हैं या डिफरेंट तरह से एंजाइम जो स्ट्रक्चरली कैसे पाया जाता है और एंजाइम की लोकेशन क्या है। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे समराइज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेशन में है आधा क्वेश्चन, तो उसी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि एंजाइम की खसूसियत ये है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोल शक्ल का टर्शरी स्ट्रक्चर का एक ख़ास प्रोटीन है। तो ये भी एक इसका कैरेक्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन अपनी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जब खो देता है तो उसके बाद उसकी वर्किंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है, वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। और उसके बाद दूसरा काम ये है, ये बायोकैटलिस्ट फंक्शनिंग की बेस पर अगर हम देखें एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर बायोकैटलिस्ट, यानी कि वो स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि हमने देखा था कि एंजाइम एक खेल की तरह, खेल के अंदर कोच की हैसियत रखते हैं। जैसे एक ख़ास कोच ख़ास टीम के लिए, ख़ास खेल के लिए होता है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी खेल चल रहे हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उन तमाम खेलों के लिए अलग से स्पेसिफिक कोच है और उस कोच का नाम है एंजाइम। जैसे टीम अपने कोच के बगैर प्रॉपरली स्पीडीली काम नहीं करती, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी खेल हैं, जितने भी रिएक्शन हैं, वो विदाउट एंजाइम उतनी तेज़ी से नहीं हो सकते और इसकी वजह से हमारी जो लाइफ का सर्वाइवल है वो तकरीबन नामुमकिन होता है। तो बायोकैटलिस्ट हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हैं और कुछ एंजाइम जो ऐसे हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, यानी कि नॉन प्रोटीन हिस्सा जो है लास्ट लेक्चर में हमने देखा कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। उसकी नेचर ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। तो कोफैक्टर ऐसे ही है जैसे आप कह लें कि एक कोच के साथ उसका असिस्टेंट होता है, इसी तरह से एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसके साथ उसका एक असिस्टेंट है जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं होता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद कहता है कि ये एंजाइम का एक करैक्टर है कि ये डिक्रीज़ करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्शन, टू स्टार्ट द रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जो कि एक्टिवेट करेगा रिएक्शन को, वो एनर्जी एंजाइम ने डिक्रीज़ कर देनी है, यानी कि वो जल्दी से एक्टिवेट होगा, वो जल्दी से रिएक्शन होगा। ठीक है, जिस तरह से आपने सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है तो आपको अम्मी आपकी आवाज़ें देती रहे कि बेटा नमाज़ पढ़ लो, नमाज का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे ही आपके अब्बू की आवाज़ आएगी कि उठदा है कि नहीं तू, वो जो आपके अब्बू की आवाज़ है यकदम आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देगी, यानी कि आप उसी वक्त वो काम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, जो कि अम्मी की आवाज़ से उतनी जल्दी से एक्टिवेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर नॉट यूज्ड इन रिएक्शन। जिस तरह से एक खेल का कोच है वो खुद खेलता नहीं है जब भी कोई मैच होता है, बल्कि बाहर बैठता है और इंस्ट्रक्शंस देता है और उस खेल को तेज़ करता है, प्रॉपर मैनेज करता है। ऐसे ही एंजाइम जो है उस रिएक्शन के अंदर खुद यूज़ नहीं होते, बल्कि उस रिएक्शन को प्रोडक्ट में, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करके खुद एज इट इज़ उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं। और दूसरी, डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह से ये प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं करता कि प्रोटीन है तो वो प्रोटीन को अगर इसने प्रोडक्ट में चेंज किया है एज अ सबस्ट्रेट है प्रोटीन, तो वो अमीनो एसिड में चेंज करेगा, उसी के प्रिकर्सर्स होंगे, उसी के मोनोमर्स होंगे, उसी तरह का होगा, उसकी नेचर चेंज नहीं होगी। इसी तरह से कहता है कि स्पेसिफिक एंजाइम फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन। जिस तरह से एक ख़ास खेल के लिए ख़ास कोच है, फुटबॉल खेल के लिए फुटबॉल का कोच होगा, इसी तरह से क्रिकेट खेल के लिए क्रिकेट का कोच होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर आज़म जो है वो रग्बी का कोच बना दिया जाए, या बाबर आज़म जो है वो कुश्ती का कोच बना दिया जाए, पहलवानी का कोच बना दिया जाए। वो स्पेसिफिक क्रिकेट के खेलता है, उस स्पेशलाइजेशन उसकी क्रिकेट में है, तो वो क्रिकेट ही क्यों कोच करेगा। तो ख़ास एंजाइम ख़ास रिएक्शन के लिए। उसके बाद हम कहते हैं कि दे आर सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच।
जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक ख़ास इन्वायरमेंट में काम करते हैं। टेम्परेचर ज़रा सा ऊपर ज़रा सा नीचे हुआ, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो 37 पे प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई ये 37 हमारा एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर होता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम किस्म के एंजाइम एफिशिएंटली काम करते हैं और हर एंजाइम की पीएच जो है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से कहते हैं कुछ एंजाइम्स, उनका करैक्टर ये है कि वो डैमेजिंग प्रूव हो सकते हैं, वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं अगर वो गलत टाइम में एक्टिवेट हो जाएं। जिस तरह से पेप्सिनोजिन है, ये हमारे स्टमक के वॉल से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अगर पेप्सिनोजिन जो है ये पेप्सिन में एक्टिव हो जाए लेकिन मैदे के अंदर स्टमक के अंदर कोई प्रोटीन ना हो, तो ये पेप्सिन जो है ये हमारी स्टमक की वाल्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। दैट्स वाई स्टमक की वाल्स के अंदर जो है वो ज़ख़म हो सकते हैं, स्टमक की वाल को नुकसान हो सकता है, जिसे हम अल्सर बाद में कहते हैं, मैदे का ज़ख़म। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कुछ एंजाइम ख़तरनाक हो सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं आपकी बॉडी को अगर वो गलत टाइम पे एक्टिवेट हो जाए। इसी तरह से आगे हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनका काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरह से अपने किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने लिखा है एंजाइम जो हैं ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे। डेफिनेटली एंजाइम अपने ख़ास सबस्ट्रेट की पहचान करेगा और उस सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेगा, जिसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन गया विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग साइट ये काम होगा, क्योंकि एंजाइम की ख़ास स्ट्रक्चर होती है, ख़ास अमीनो एसिड से मिलकर बना है, ख़ास उसकी एक्टिव साइट है जो किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच नहीं हो सकती, अपने ही सबस्ट्रेट से अटैच होगी। तो वो ये अपना उसका सबस्ट्रेट है, ये कौन पहचान करवाएगा, ये करवाएगा बाइंडिंग साइट। इसने रिकॉग्नाइज़ करना है सबस्ट्रेट को, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देना है। बाइंडिंग साइट जो एक्टिव साइट का एक हिस्सा है। फिर क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा, ये देखें जैसे एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम एक्टिव साइट के साथ उसकी सबस्ट्रेट लग गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगी और एंजाइम एज इट इज़ ही उसमें से रिलीज़ हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट कैसे बनी है, ये बनी है कैटालिटिक साइट से, जो कि एक्टिव साइट का दूसरा हिस्सा है। बाइंडिंग साइट ने बाइंड करवाया है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ, लेकिन कैटालिटिक साइट ने क्या करवाया है, कैटालिसिस करवाई है, प्रोडक्ट की फार्मेशन करवाई है और एंजाइम उससे एज इट इज़ ही रिलीज़ कर दिया है। अब हमने ये देखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि चेन रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एक एंजाइम सिंगल उसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता, बल्कि उसके लिए एंजाइम जो एक चेन में, एक आप कह लें सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है और अगले एंजाइम को दे देता है एज अ सबस्ट्रेट, और वो फाइनल फिर प्रोडक्ट बना देता है अपनी, और प्रोडक्ट बना के फिर दूसरे को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, जैसे एक लाइन में खड़े हों 5-6 आदमी और यहाँ से ईंटें जो हैं एक आदमी पकड़ाए, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को, और फाइनल जगह पर वो पहुँच जाए। एक ही जगह पर रहते हुए सीक्वेंस से वो काम करें, एक ही बंदा ना काम कर रहा हो। इसी तरह से देखें स्ट्रक्चर में हमने बनाया, ये है सबस्ट्रेट ए, सबस्ट्रेट ए को सबस्ट्रेट बी में चेंज किया एंजाइम 1 ने, और सबस्ट्रेट बी जो है एंजाइम 2 के लिए क्या हुआ, ये प्रोडक्ट है इस एंजाइम 1 की, लेकिन एंजाइम 2 का सबस्ट्रेट है, और इसके साथ अटैच होकर एंजाइम 2 ने प्रोडक्ट बनाई। कौन सी प्रोडक्ट बनाई, ये है प्रोडक्ट सी, और एंजाइम 3 ने इसकी प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लिया और बना दी प्रोडक्ट डी, और ये जो प्रोडक्ट डी है ये है एंजाइम 3 की, लेकिन एंजाइम 4 इसको क्या लेगा, रिसीव करेगा एज अ सबस्ट्रेट और इसको बना देगा प्रोडक्ट ई में। तो ई जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाती है तो ये फाइनल प्रोडक्ट खुद एंजाइम 1 को मैसेज देती है इनहिबिशन का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट खुद बता रही है पहले एंजाइम को कि भाई अब आप प्रोडक्ट बनाना बंद करो, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी वो बन गई। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होती है,
जो रेस्पिरेटरी रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस में जब फाइनल प्रोडक्ट एटीपी बन जाती है तो वो एटीपी खुद पहले एंजाइम को इस प्रोसेस को रोकने के लिए कहती है। इसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो, बहुत ज़्यादा काम अभी पड़ा हो, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट जैसे ए है मौजूद हो, तो ये एंजाइम 4 को एक्टिवेट करने के लिए पैगाम देगी, जिसे हम कहते हैं ये प्रिकर्सर है एक्टिवेशन का। यानी कि काम जो है वो होता जाएगा रेगुलरली, रुकता नहीं है। अगर फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी अबंडेंटली जितनी ज़रूरत है तो ये काम करवाएगा मज़ीद, लेकिन फ़ाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट बन चुकी है तो फिर फाइनल प्रोडक्ट ही इस पहले एंजाइम को काम करने से रोकेगी। फिर हमने लास्ट में देखा मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट ख्याल है। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल जो इसमें कंसिडर किए जाते हैं वो है लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में आपको जैसे वर्ड में नज़र आ रहा है कि लॉक एंड की, चाबी और ताला। जिस तरह से एक ख़ास ताले के लिए ख़ास चाबी होती है, वो उसी को ओपन करता है। एक जो चाबी है वो ख़ास लॉक को ही लगेगी और उसी को ओपन करेगी। इसी तरह से ख़ास जो एंजाइम है वो ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ जो उसका स्पेसिफिक है उसी के साथ अटैच होगी और उसी को प्रोडक्ट में चेंज करेगी। और अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल जो एक्टिव साइड होती है वो हार्ड एंड रिजिड होती है, यानी कि पहले से ही उस तरह की बनी होती है जिस तरह का उसका सबस्ट्रेट है, ताकि ये सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट हो जाए। ये है लॉक एंड की मॉडल जो कि डिस्कवर किया था ईमेल फिशर ने 1894 में। और इसकी हमने स्टेटमेंट लिखी है कि स्पेसिफिक की कैन ओपन स्पेसिफिक लॉक इन द सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम कैन बाइंड विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड चेंज इट इनटू प्रोडक्ट एंड एक्टिव साइड इज़ हार्ड एंड रिजिड अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। अब दूसरा जो मॉडल है ये एक मतलब इतना एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो समझा जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल डिस्कवर किया था 1959 में डैनियल कोशलैंड ने, और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक्टिव साइड इज़ नॉट हार्ड एंड रिजिड। ये जो इसने कहा था ना कि एक्टिव साइड हार्ड एंड रिजिड होती है, पहले से ही ऐसी होती है जिस तरह का सबस्ट्रेट है और उसको अपने अंदर फिट कर लेती है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि एक्टिव साइड पहले जो है सबस्ट्रेट की तरह की नहीं होती, बल्कि ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसे ही सबस्ट्रेट को पहचानती है ये सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने अंदर चेंज लेके आती है, और वो चेंज इस तरह का होता है कि सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है स्पेसिफिकली। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, कि ऐसा मॉडल जिसमें एंजाइम अपने अंदर इंड्यूस ज़ाहिर करता है ऐसा चेंज जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाता है। तो ये दो मॉडल्स में से ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक्सेप्टेबल समझा जाता है वो है इंड्यूस फिट मॉडल।